किसी भी कर्मचारी को जो सैलरी के अलावा फायदे मिलते हैं, वो उसकी टैक्सेबल इनकम कब बनते हैं? मतलब जब कंपनी उसके लिए पैसा एक तरफ रख देती है तब, या जब उस पैसे पर कर्मचारी का एक पक्का लीगली अनशेकेबल हक बन जाता है। बेसिकली एक प्रॉमिस और एक राइट के बीच का फर्क। एग्जैक्टली और ये सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये टैक्स लॉ के बिल्कुल दिल में है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है CIT वर्सेस LW रसल 1965 के एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। CIT वर्सेस LW रसल। आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट और उसका लीगल एनालिसिस मौजूद है। और हमारा मिशन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टेड राइट को समझना। एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल जो इस केस ने एस्टैब्लिश किया और जो आज भी हमारी सैलरी, हमारे बोनसेस और टैक्स प्लानिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल। टू सेट द स्टेज, ये मामला इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 7(1) की इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड था। अच्छा। यहाँ कोई फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा नहीं था। ये एक प्योर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का केस था, जिसकी पूरी बुनियाद एक ट्रस्ट डीड पर टिकी थी। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के शब्दों पर। हाँ, इट्स अ मास्टर क्लास इन हाउ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टैक्सेशन इंटरसेक्ट। तो फिर इस कहानी के मुख्य किरदार कौन थे? एक तरफ थे LW रसल, जो इंग्लिश एंड स्कॉटिश जॉइंट कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड में एक कर्मचारी थे। रिस्पोंडेंट यानी जिन पर टैक्स लगाया गया था। और दूसरी तरफ जाहिर है सरकार का टैक्स डिपार्टमेंट, जिसे इस केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या CIT रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस पूरे विवाद के केंद्र में क्या था? विवाद के केंद्र में थी एक सुपर एन्युएशन स्कीम, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। हाँ, ये सोसाइटी के यूरोपियन कर्मचारियों के लिए थी और इंटरेस्टिंगली ये वॉलंटरी नहीं थी। इट वाज अ मैंडेटरी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ज्वाइन करना ही पड़ता था। यस। इस स्कीम का जो मैकेनिज्म था वो एक ट्रस्ट डीड के तहत चलता था। इस डीड के मुताबिक ट्रस्टीज को हर एलिजिबल कर्मचारी के लिए एक डिफर्ड एन्युटी पॉलिसी खरीदनी होती थी। डिफर्ड एन्युटी पॉलिसी मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम देती है। प्रिसाइजली। और इस पॉलिसी के प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन भी वेल डिफाइंड था। एम्प्लॉयर यानी सोसाइटी प्रीमियम का 1/3 देती थी और बाकी 2/3 कर्मचारी के सैलरी से ही डिडक्ट होता था। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बड़ा क्लियर लग रहा है। तो फिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ असेसमेंट ईयर 1956-57 में। ओके। उस साल सोसाइटी ने मिस्टर रसल के पॉलिसी में अपनी तरफ से 3,333 रुपीस कंट्रीब्यूट किए। ठीक। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस रकम को सेक्शन 7(1) के तहत एक टैक्सेबल परक्विजिट मान लिया। परक्विजिट यानी सैलरी के अलावा मिला हुआ कोई फायदा? बिल्कुल। उन्होंने ये 3,333 रुपीस रसल की टोटल इनकम में जोड़ दिए और उस पे टैक्स लगा दिया। और बस यहीं से पूरी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक मिनट, अगर आम नजरिए से देखें तो पैसा तो मिस्टर रसल के फायदे के लिए अलग रखा गया था। हाँ। तो टैक्स डिपार्टमेंट का पॉइंट भी तो लॉजिकल लगता है कि भाई बेनिफिट तो आपका ही है तो टैक्स दो। इसमें क्या गलत था? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है एंड दैट वाज द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। उनका कहना था कि अ बेनिफिट हैज बीन सेट अपार्ट फॉर द एम्प्लॉय। हाँ। लेकिन मिस्टर रसल के वकीलों का काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि सेट अपार्ट करना और गिव करने में कानूनी फर्क होता है। अच्छा। पैसा फिजिकली मिस्टर रसल को नहीं मिला था, वो एक ट्रस्ट में गया था जिस पर कई शर्तें लागू थीं। और ये मामला फिर निचले अदालतों से होता होता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट तक आते आते लीगल क्वेश्चन क्या बना? हाई कोर्ट ने 2 बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। पहला, क्या एम्प्लॉयर का ये कंट्रीब्यूशन लीगल सेंस में एक परक्विजिट है? ओके। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी था, कि अगर ये बेनिफिट है भी तो क्या ये उस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर रसल को ड्यू था या उन्हें अलाउ किया गया था? ड्यू और अलाउड। यस। हाई कोर्ट ने इन दोनों सवालों का जवाब रसल के पक्ष में दिया था और इसी फैसले के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सो द स्टेज इज सेट फॉर द फाइनल शोडाउन। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के सुब्बा राव ने फिर केस को कैसे अप्रोच किया? उन्होंने दोनों तरफ की दलीलों से आगे बढ़कर उस डॉक्यूमेंट को उठाया जो इस पूरे केस की जान था। वो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड। एब्सोल्युटली। द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। उन्हें पता था कि इस झगड़े का जवाब कहीं ना कहीं उसके फाइन प्रिंट में छुपा है। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ट्रस्ट डीड के रूल्स को खंगालना शुरू किया, स्पेसिफिकली वो कंटिंजेंसी क्लॉजेस। कंटिंजेंसी क्लॉजेस मतलब व्हाट इफ सिनेरियोस? हाँ,
सवाल ये था कि अगर मिस्टर रसल रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ दें या उन्हें निकाल दिया जाए या मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। इंडीड, जजमेंट के पैराग्राफ 6 में जस्टिस सुब्बा राव ने इन नियमों का मेटिकुलस एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि रूल 15 के तहत ऐसी किसी भी सिचुएशन में मिस्टर रसल या उनके वारिसों को सिर्फ उनके द्वारा दिया गया प्रीमियम का हिस्सा ही वापस मिलता। अच्छा, सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। हाँ। और सबसे क्रूशल पॉइंट, हाँ। एम्प्लॉयर यानी सोसाइटी द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा वापस सोसाइटी को ही चला जाएगा। क्या? Let me read the exact line from the judgment because its language is critical. The entire amount representing the contributions made by the society or part thereof, as the case may be, will then have to be paid by the trustees to the society. रुकी मतलब अगर रसल रिजाइन करते तो कंपनी अपना पैसा वापस ले लेती। Exactly. ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। इसका मतलब वो पैसा असल में कभी अनकंडीशनली उनका था ही नहीं। Precisely, that's the turning point. इसे किसी आसान तरीके से समझा सकते हैं। बिल्कुल, ये मामला ऐसा है जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए कोई तोहफा एक लॉकर में रख दिया हो। ठीक है। लेकिन लॉकर की चाबी एम्प्लॉई को तभी मिलेगी जब वो रिटायरमेंट तक कंपनी में काम करने की शर्त पूरी करेगा। और अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तोहफा वापस एम्प्लॉयर के पास चला जाता है। मिस्टर रसल के पास तोहफे का वादा तो था पर चाबी नहीं थी। ब्रिलियंट एनालॉजी। तो इसी एनालिसिस के आधार पर जस्टिस सुब्बा राव अपने उस निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचे। Yes. Again, quoting directly from paragraph 6 of the judgment, under the scheme, the employee has not acquired any vested right in the contributions made by the society. No vested right. And he goes on to say, at best, he has a contingent right therein. Vested right versus contingent right, ये सुनने में बड़े भारी लीगल टर्म्स लगते हैं। मतलब क्या इनका? देखिए, वेस्टेड राइट आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे की तरह है। वो आपका है, उस पर आपका एब्सोल्यूट अनकंडीशनल अधिकार है। मैं जब चाहूं निकाल सकता हूं। Exactly. On the other hand, contingent right एक लॉटरी टिकट की तरह है। लॉटरी टिकट कैसे? आप उस टिकट के मालिक हैं, लेकिन पैसा तभी मिलेगा अगर आपका नंबर निकला तो। वो अधिकार किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पर डिपेंड करता है। तो मिस्टर रसल के पास उस पैसे का लॉटरी टिकट तो था, लेकिन नंबर रिटायरमेंट के बाद ही निकलना था। बिल्कुल सही समझे आप। So, what does this all mean for the taxman? ये वेस्टेड और कंटिंजेंट राइट का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों से कैसे जुड़ता है? This is where Justice Subba Rao connects the dots brilliantly. वो सेक्शन 7(1) के मूल शब्दों को डाइसेक्ट करते हैं। कानून कहता है कि टैक्स उन परक्विजिट्स पर लगता है जो अलाउड टू हिम बाय और आर ड्यू टू हिम, whether paid or not. Okay, let's break down those words. ड्यू का क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? The term due is very specific. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर की देने की एक लीगल ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉय का उसे क्लेम करने का एक प्रेजेंट लीगल राइट है। राइट नाउ क्लेम करने का हक। हाँ, जजमेंट कहता है there shall be an obligation on the part of the employer to pay that amount and a right on the employee to claim the same. Clearly, रसल का कोई immediate right to claim नहीं था। ठीक है, ड्यू तो क्लियर है, लेकिन उस ज्यादा एम्बिग्युअस टर्म अलाउड का क्या? टैक्स डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट तो इसी शब्द पे टिका होगा। Yes, allowed was a broader term जिसे 1955 में ही कानून में जोड़ा गया था। The court defined its legal meaning as fixed, taken into account, set apart, granted. तो पैसा सेट अपार्ट तो किया गया था। सुपरफिशियली हाँ, लगता तो है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सेट अपार्ट कर देना ही काफी नहीं है और यहीं पर जस्टिस सुब्बा राव ने डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टेड राइट को फर्मली एस्टैब्लिश किया। एंड आई मस्ट प्रेजेंट द मोस्ट पावरफुल कोट फ्रॉम दिस जजमेंट, द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस प्रिंसिपल, ऑल्सो फ्रॉम पैराग्राफ 7. Go ahead. This feels important. Justice Subba Rao writes, it implies that a right is conferred on the employee in respect of those perquisites. One cannot be said to allow a perquisite to an employee if the employee has no right to the same. So no right means no allowance. To which the employee has no right till the contingency occurs. In short, the employee must have a vested right therein. In short, the employer must have a vested right therein. This single line changes everything. It draws a clear line in the sand. Everything. इस एक लाइन का महत्व ये है कि टैक्स लगाने के लिए सिर्फ पैसा अलग रखना काफी नहीं है,
उस पैसे पर कर्मचारी का निहित अधिकार, एन इररेवोकेबल एंड अनकंडीशनल राइट होना अनिवार्य है। अगर अधिकार कंडीशनल है तो उसे अलाउड नहीं माना जा सकता, एंड देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम। इट बेसिकली टेल्स द टैक्स डिपार्टमेंट यू कैनॉट टैक्स अ मे बी, यू कैन ओनली टैक्स अ सर्टेनिटी। तो कोर्ट के फाइनल लॉजिक को समराइज करें तो क्योंकि मिस्टर रसल का उस पैसे पर सिर्फ एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, जो एम्प्लॉयर को वापस जा सकता था, इसलिए उसे सेक्शन 7(1) के तहत अलाउड टू हिम या ड्यू टू हिम नहीं माना जा सकता। Therefore, it was not a taxable perquisite in that assessment here. प्रिसाइसली। और इस केस द्वारा स्थापित अंतिम सिद्धांत, द रेशियो डिसिडेंटी, उसे कोर्ट ने पैराग्राफ 8 में क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताया। द प्रिंसिपल दैट अनलेस अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सम अक्रूज टू एन एम्प्लॉई इट इज नॉट टैक्सेबल अप्लाइज टू द प्रेजेंट केस। ये टैक्स लॉ का एक गोल्डन रूल बन गया। बिल्कुल। So the final verdict? As stated clearly in the final paragraph, in the result, the appeal fails and is dismissed. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अपील खारिज कर दी गई। मिस्टर रसल वन। Yes, he did. What a fascinating legal journey. इस केस ने टैक्स लॉ में एक बहुत जरूरी सिद्धांत स्थापित किया, टैक्सेबिलिटी फॉलोज सर्टेनिटी। सही कहा। मतलब किसी फायदे के मिलने की सिर्फ संभावना पर, अ mere possibility पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स तभी लगेगा जब वो फायदा निश्चित रूप से irrevocably आपका हो जाए। And its relevance today is immense. ये सिद्धांत आज भी ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, ग्रेचुइटी और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की स्ट्रक्चरिंग में अ कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल है, जहां वेस्टिंग शेड्यूल्स होते हैं। ये तो आजकल स्टार्टअप कल्चर में ESOPs के साथ बिल्कुल होता है। आपको 1000 शेयर्स ग्रांट किए जाते हैं, लेकिन वो आपके तभी होते हैं जब आप 4 साल का वेस्टिंग शेड्यूल पूरा करते हैं। हाँ, उससे पहले नौकरी छोड़ दी तो वो शेयर्स वापस कंपनी के पूल में चले जाते हैं। सो दिस 1965 केस बेसिकली रोट द रूल बुक फॉर टुडेज स्टार्टअप वर्ल्ड। you've hit the nail on the head. Tax liability for ESOPs is generally triggered at the time of exercise, after they have vested, not at the time of grant. It clearly separates the promise from the right. हाँ, ये सिद्धांत एसएससी को हाइपोथेटिकल फ्यूचर इनकम पर टैक्स देने से बचाता है, जो शायद उसे कभी मिले ही ना। It protects the taxpayer from being taxed on something they don't truly own yet. This entire analysis leaves us with a final thought to ponder. अगर टैक्स सिर्फ वेस्टेड राइट्स पे लगता है, तो आज के जमाने के कॉम्प्लेक्स कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या? जैसे क्रिप्टोकरेंसी रिवॉर्ड्स या परफॉर्मेंस लिंक्ड टोकन्स? That is a very pertinent and forward-looking question. What about situations जहां वेस्टिंग की शर्तें खुद बहुत अनसर्टेन हो? या ऐसे फैक्टर्स पर निर्भर हों जो किसी के कंट्रोल में नहीं है? Exactly. For example, a bonus of crypto tokens that vests only if the token reaches a certain market price. तो क्या ये 1965 का L.W. रसल का सिद्धांत आज भी इन न्यू एज एसेट्स पर पूरी तरह से लागू होता है, या इसे एक मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन की जरूरत है? It's a question tax authorities and legal experts are grappling with right now across the globe.